कुकुरमुत्ता की तरह ऐसे नेता पैदा हो रहे हैं और सब के पीछे एक ही मंशा है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्जन करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हड़पने। अभी के जो न्यू जनरेशन के लड़के आ रहे हैं वो किसी सिद्धांत से लैस नहीं है, किसी विचारधारा से लैस नहीं है, सोशल सर्वेंट बने इसकी लालसा नहीं है। उनकी लालसा है कि मोर एंड मोर वेल्थ एंड मनी अर्न करना चाहिए, और राजनीति को यही साधन बना लिया लोग, जिसमें हम खप नहीं पा रहे हैं। हम वैसा हो भी नहीं सकते हैं। जब जवानी में कुछ नहीं किया तो अब ये इस अवस्था में हम बेईमानी करके धन कमा के क्या करेंगे। तो अपनी पॉलिसी थी इसलिए कि निर्दलीय लोगों का विधानसभा में कोई अपना वजूद नहीं रहता है, या यूँ समझिए कि हमने सोचा कि सरकार से उसी मूल के हम हइये थे, उसी धंधौर के बय हइये थे, उसकी सरकार बनी तो हम। लालू यादव ने कहा कि रामचंद्र भाई इन्होंने कहा रहो चलाओ साथ, इनकार नहीं किया, चले गए। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। हर बार मैं आपकी मुलाकात कराता हूं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शिरघाटी अनुमंडल के वरिष्ठ नेता और गुरुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह जी। सर, आपका बिहार आजकल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला सवाल कि आपने आज़ादी के बाद की जो राजनीति थी उसको महसूस किया है जब देश को आज़ादी मिली, और उसके बाद जो आज़ाद हिंदुस्तान का में पहले नेता जो शुरुआती दौर के हुए उनके साथ आपने काम किया, तो आप का दिल कैसे आया कि हम राजनीति में जाएं? क्या आप पढ़ाई लिखाई के दौरान में थे? क्या कैसे शुरुआत हुई आपकी? देखिए, हमारे इलाके में जब से हमने होश संभाला समाजवादी नेताओं का आना जाना बराबर लगा रहता था। उसमें टेकारी चैता के एक नेता थे परशुराम बाबू। जात से वो राजपूत थे लेकिन गरीबों के बहुत बड़ा राहबर थे, हमदर्द थे, मसीहा थे वो। और वो चुनाव उन्हीं को लड़ते मैंने पहली बार देखा, शाहजहां साहब से। अच्छा। तब शाहजहां साहब उस समय कांग्रेस का बोलबाला था ही, और शाहजहां साहब बहुत मिलनसार आदमी थे। कांग्रेस का जड़ उस समय ज़मीन के अंदर व्यवस्था, इस वजह से वो चुनाव जीतते रहे। लेकिन उनको बराबरी करने के लिए, मुकाबला करने के लिए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तत्कालीन जो थी वही कैंडिडेट उनके सामने देती थी, और बड़ी कड़ी टक्कर के बाद शाहजहां साहब कभी 2000 से कभी 1500 से चुनाव जीता करते थे। तब तो पुराना वाला शिरघाटी जिला था सर, ये शिरघाटी विधानसभा था, पुराना विधानसभा जो पहले वाला था। 1952 में था वो। 52 में यहाँ से जगलाल महतो जी विधायक हुए थे, वो कांग्रेस के टिकट पर हुए थे जोड़ा बैल से। और सक्रिय राजनीति में आने का जो समय है वो 1966 से हम गया जिला में, जिला हेडक्वार्टर में एक मन्नू लाल लाइब्रेरी हुआ करती थी। उसी लाइब्रेरी में तत्कालीन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का कार्यालय था। और कॉलेज से छुटकारा पाने के बाद मेरी आदत सी बन गई थी रोज़ रोज़ वहाँ जाना जी। और उस ऑफिस में जाते थे, नेताओं को गपशप करते देखते थे। उन्हीं लोगों में से एक भागवती देवी थी, उपेंद्र नाथ वर्मा जी थे, परशुराम बाबू थे, राम नारायण सिंह चौहान थे, प्रसिद्ध बाबू थे। ये सब लोग उस समय सोशलिस्ट पार्टी के बहुत शाइनिंग लीडर थे। लेकिन कांग्रेस के ज़माने में जीत पाना सोशलिस्टों के लिए बहुत मुश्किल था, और इसका एकमात्र कारण था कि डॉक्टर लोहिया
नया नया प्रयोग कर रहे थे। वो 1952 के बाद से जयप्रकाश नारायण अपने आप को भूदानी घोषित कर दिए। तो डॉक्टर लोहिया ने पहले सोशलिस्ट पार्टी बनाई। सोशलिस्ट पार्टी बनाने के बाद पुनः जयप्रकाश बाबू राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में आए, और एक प्रपोजल रखा गया कि उनकी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही थी वो सोशलिस्ट पार्टी थी। दोनों का मिलन हुआ। मिलन का शर्त उस समय कुछ नहीं हुआ करता था। आज के नेताओं में छाल प्रपंच बहुत काफ़ी है, अपने मन के अनुकूल अगर संगठन नया बना तो ठीक है, और नहीं बना तो आनाकानी करते हैं। उस समय दोनों डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण दोनों बिना शर्त पार्टी बनाई, और उस पार्टी का नाम रखा गया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। मतलब सर उस वक्त कांग्रेस का इतना बोलबाला था, इतना शक्तिशाली पार्टी थी, फिर भी आप विपक्ष की राजनीति में क्यों रहना चाहते थे? हर लोग चाहते हैं कि हम सत्ता वाले दल में जाएं ताकि हमको जल्दी से कोई पोस्ट मिले, ओहदा मिले, लेकिन आप आखिर उसमें विपक्ष में क्यों रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम गरीबों का हित चाहते थे, गरीबों की लड़ाई लड़ना चाहते थे, झोपड़ियों तक जाना चाहते थे, गरीबों की बातों को सुनना चाहते थे, और सुनने के बाद जो कुछ भी संभव था हम लोग आंदोलन के माध्यम से गरीबों की सेवा कर पाते थे। तो आपको अपना भविष्य क्या लगता था? कुछ तो भविष्य आप लेके राजनीति में गए होंगे। नहीं, भविष्य हमको कुछ नहीं लगता था। मैं पहली बार राजनीति में कैसे बोलना चाहिए, अफसरों से कैसे सलूक करना चाहिए, ये बात जो सिखाया सोशलिस्ट पार्टी ने, वो कांग्रेस में नहीं सीख पाते। कांग्रेस प्रारंभ से ही वो जी हुजूरी वाली पार्टी थी, चाहे उसका एमएलए हो, चाहे उसका मंत्री हो, अफसरों को बड़ी अदब से बात करते थे लोग। वहाँ हमारे सोशलिस्टों के विषय में था कि एक वाक़या हमको याद पड़ रहा है कि गया के मुफस्सिल थाने में एक गांव है बुढ़गेरे। जी, बुधगेरे भी कहते हैं, बुधगेरे भी। जी हाँ, तो वहाँ के बाबू साहब लोगों ने 15-20 हज़ार जनों की झोपड़ी जला दी, दलितों की। और वो लोग सब आया। उस समय सोशलिस्ट पार्टी का प्रधान कार्यालय गया में मुरारपुर के मन्नूलाल लाइब्रेरी में था। वहाँ लोग आया। परशुराम बाबू ने हमको कहा दैट वाज माय फर्स्ट डे कि मैं फ़ोन पर किसी से बात करूं, फ़ोन लगाऊं। तो उन्होंने कहा कि एसपी को फ़ोन लगाओ। तो मैंने एसपी को फ़ोन लगाया कि फ़ोन तो छूने की आदत भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने बताया कि इस तरह से घुमाओ इसको। उस समय डायल सिस्टम था। डायल किया। एसपी के यहाँ उनका मतलब अर्दली फ़ोन को रिसीव किया और पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं। हमारे मुंह से निकल गया एसपी साहब हैं। हमने जो कहा कि एसपी साहब हैं तो हमारे नेता परशुराम सिंह ने मेरे गाल पर एक तमाचा कस के जड़ दिया। तो हमको समझ में बात नहीं आई कि हमने कुछ गलती नहीं किया, आखिर इन्होंने तमाचा मारा क्यों। फिर उन्होंने कहा दोबारा पूछो। दोबारा फिर उसी वर्ड को रिपीट हमने कर दिया, एसपी साहब हैं। फिर मारा दूसरे गाल में भी। और उन्होंने हमको सिखाया कि देखो राजनीति करने वाला दो पक्ष होता है, एक सत्ता में है और दूसरा जो है से उसका अपोजिशन में है, विपक्ष में है। विपक्ष भी राजनीति करती है और सत्ता पक्ष वाले तो सत्ता में बैठ के राजनीति करते हैं। हम गांव-गांव, गली-गली, सड़क-सड़क घूम करके राजनीति करते हैं। लेकिन हम भी उन्हीं के दर्जा के हैं, इसलिए किसी भी पदाधिकारी को साहब कह के मत पुकारो। तब हमको होश आया, को कहीं के पूछो, फिर से पूछो कि एसपी है।
कभी का बोला हुआ नहीं बहुत था। हिम्मत जुटाना पड़ा। तो बड़ी हिम्मत जुटा करके हम जी। पूछा कि एसपी है। जी। तो सिपाही थोड़ा सा अनमनस हो करके हाँ। कुछ रफ भाषा यूज किया। जी। इसके बाद परशुराम बाबू फ़ोन ले लिए। हाँ। लेने के बाद उन्होंने कहा कि कौन बोल रहा है, एसपी को फ़ोन दो। हाँ। मैं परशुराम सिंह संसोपा का जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ। उस समय अपोजिशन वालों की इतनी कदर थी जी। कि सारा प्रशासन डरता था। कब ये आंदोलन करने लगेंगे, कब हाँ हाँ, कब धरना आंदोलन, प्रदर्शन कर। वो कुछ नहीं तो उनका एगो कहना था कि हर समय सोशलिस्ट पार्टी का जो वर्कर है उसके कांधे पर झंडा जरूर रहना चाहिए। जी। दैट वाज सिंबल ऑफ सोशलिस्ट। तो उन्होंने हमको कहा कि अफसरों को तुम साहब क्यों बोलते हो, साहब है सरकार का और हम भी साहब हैं, लेकिन फ़र्क यही है कि एक साहब बैठा हुआ है गद्दी पर है, एक साहब जो है उसी गलती को ढूंढता है, निकालता है और हम उसके ध्यान में लाते हैं धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से, राजनीतिक तरीक़ों से शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपनी आवाज़ उस तक पहुंचाते हैं। सर, और किन किन बड़े नेताओं के साथ जो उस समय के नामवर लोग थे उनके पास जाने का मौका मिला या उनके साथ बात करने का मौका मिला या उनसे कुछ सीखने का, इनमें कौन कौन लोग हैं? बहुत बार सोशलिस्टों का धरना प्रदर्शन हुआ करता था। जी। तो उस धरना प्रदर्शन में कर्पूरी ठाकुर जी से कभी हाँ रूबरू हाँ, हुए? वो बहुत बार, अनेकों बार। जी। कर्पूरी ठाकुर जी, रामविलास पासवान जी, तत्कालीन रामजीवन बाबू, ये बसावन सिंह, ऐसे ऐसे नेताओं को अपने घर पर ठहराने का सौभाग्य हमको मिला। और उस समय नेताओं को ठहराने में, गरीबी की हालत में ठहराने वाला को परेशानी तो होती थी, लेकिन उन लोगों ने कभी भी परेशानी फील नहीं किया। जैसे हमारे के यहाँ रामविलास पासवान जी रात को रुक गए, चूँकि गुरुआ से या गया जिला के किसी भी प्रखंड मुख्यालय से शाम 4 बजे के बाद गया जाने का कोई साधन नहीं था। तो रामविलास पासवान जी हमारे के यहाँ ठहरे। कर्पूरी ठाकुर जी कम से कम 3-4 बार तो ज़रूर अपने लाइफ टाइम में ठहरे। एक हुआ करते थे नेता हमारे रामजीवन सिंह, वो भी पक्का सोशलिस्ट थे, वो ठहरे। कपिल देव और मैंने सारे सोशलिस्ट पार्टी के नेता जब भी गुरुआ आए तो मेहमान नवाजी करने का हमको अवसर मिला और उन्हीं लोगों से सीखा। सर, लेकिन आपका जो राजनीतिक उदय हुआ वो तो मुझे लगता है कि जो मेरे याद में कि जनता दल जब बना, जिसमें बीपी सिंह थे, मुलायम सिंह थे, बीजू पटनायक जी थे, लालू यादव जी थे, तो जब जनता दल और ये आपके देवीलाल जी थे, ये तमाम नेताओं का जब ये जनता दल स्थापित हुआ, रामविलास पासवान जी थे, तो आपका जो राजनीतिक उदय हुआ, मतलब पहचान जो आपकी शुरुआत हुई पहचान बनने की, वो शायद जनता दल से हुई या उससे पहले भी आप चुनाव वगैरह लड़ा था? ना, चुनाव हम लड़े बिना टिकट मांगे, हमको टिकट मिला था। जनता दल से? नहीं, जनता दल से नहीं लड़े थे। एक पार्टी हुआ करती थी हेडेड बाय चौधरी चरण सिंह। अच्छा। उसका नाम था दमकीपा। अच्छा। दलित मजदूर किसान पार्टी। अच्छा। तो किस बिना विधानसभा से लड़े थे? नहीं, गुरुवाही से। अच्छा। हम अपनी जन्मभूमि छोड़ करके कहीं नहीं गए। अच्छा। जितनी बार लड़े गुरुआ से ही लड़े? हाँ, गुरुआ से ही लड़े, दूसरे किसी कंस्टिट्यूंसी की तरफ मैंने ताका भी नहीं। जी। और यह अचानक टिकट मिल जाने का कारण यह है कि राजनीति में देखिए, जब कोई परिस्थिति पैदा हो जाती है तो विषम परिस्थिति में सांप, नेवला, बाघ, बकरी सब इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं रहता है कि बड़ा एक दूसरे से अफेक्शन हो जाता है, प्यार हो जाता है, सब बात नहीं है। वो परिस्थिति हाँ, दैट वाज एक हाँ सरकमस्टांस जो थी कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज किया। जी। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक जीवन में इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल थी। जी।
जो उन्होंने इमरजेंसी इम्पोज किया, इम्पोज कर देने के बाद जो नेता विरोधी थे वो सब को जेल में बंद करके आपस में मिलने जुलने का मौका दे दिया। और उस समय के नेताओं के सामने एक ही बर्निंग प्रॉब्लम था कि कैसे इंदिरा गांधी की मार से बचा जाए, और उसी का परिणाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी। हाँ अच्छा, जो बाद में जनता दल बना, पहले जनता हाँ, पार्टी बनी। पहले जनता पार्टी बनी। जी। उस समय उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे मोरारजी भाई। अच्छा, और चुनाव जीतने के बाद भी मोरारजी सरकार, देसाई। हाँ जी। जी, तो चुनाव जीत जाने के बाद सरकार बनी तो उसमें भी प्रधानमंत्री विपक्ष की तरफ से वो बनाए हाँ गए। जी। मोरारजी भाई देसाई बने। और जगजीवन बाबू और चौधरी चरण सिंह डिप्टी पीएम बने। जी। एक ठो होम मिनिस्ट्री को संभाले, और जगजीवन बाबू मल्टीफेरियस उनका डिपार्टमेंट था, लेकिन हरिजन कल्याण और क्या क्या विभाग उनका था। तो ये सब बहुत तो आप उस समय चुनाव जीते कि नहीं जीते, जो पहली बार चुनाव लड़ा? ना ना, उस समय हमको चुनाव लड़ने का मौका भी कहाँ मिला। ना हम चुनाव जैसी चीज़ को हम समझते भी नहीं थे कि किस चिड़िया का नाम है चुनाव लड़ना, और इतना कठोर काम, इतना कठिन काम। अब बहुत हम लोग उस समय, हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी, लेकिन फैमिली में बंटवारा जब हुआ तो हमारे पिताजी भी बहुत गरीबी में चले गए। और देखिए, मार्क्स ने भी कहा था, लेनिन ने भी कहा था कि हर आदमी के पास की बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बन जाए। वही हो सकता है जो गरीबी, भूखमरी, लाचारी, बेबसी का लाड़ला हो, वही आदमी इन सब पार्टियों का लेकिन जब कार्यकर्ता होता बिहार है। में जनता दल की तूती बोल रही थी, लालू जी उस समय सत्ता में थे, तब आपको 2 बार टिकट मिला गुरुआ से। तो इतने रनिंग पार्टी से उस समय क्यों नहीं जीत पाए, जबकि हर तरफ जीत हो रही थी जनता दल की, लेकिन आप देखिए, नहीं जीत पाए? असल बात यह है ना कि गुरुआ कंस्टिट्यूंसी में हम लोग पढ़े थे या सिखाया गया था कि जात पात का भेदभाव मत करो, हिंदू मुसलमान मत करो। क्योंकि अरवल में हमको याद है कि, तारीख तो याद नहीं है, डॉक्टर लोहिया आए थे, क्लास लिया करते थे, तो डॉक्टर लोहिया ने सिखलाया था सबको कि हमेशा जात पात से ऊपर उठ करके राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में गरीब और अमीर और मध्यम वर्ग, ये 3 वर्ग मुख्य रूप से हैं, और तीनों में आपसी सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कांग्रेस को हटाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोग को सिखाया गया था कि कभी भी जात पात मत करना। लेकिन सर, ये सब बातें कि जात पात नहीं करना चाहिए, जात धर्म कुछ नहीं है, एक अमीर तबका है, गरीब तबका है, एक शोषक है, एक शोषित है, लेकिन ये सारी बातें किताबी लगती हैं या भाषण की लगती हैं। हकीकत में राजनीति में खुद जात पात होता है न, आज आजकल के नेताओं का तो आधार ही जात पात हो गया है। जिस जाति की संख्या जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा है उसी को टिकट दिया करते हैं। दूसरी बात कि कोई बैकिंग करने वाला आदमी रहेगा तभी आपको टिकट मिला। पहली बार टिकट हमको इसलिए मिला कि एक वाक़या हम आपको बताते हैं, सन 82 का। जी। 82 में ऑल इंडिया कंटेम्पररी क्या कहते हैं, लोकदल, उसकी राष्ट्रीय समिति की बैठक बोधगया में थी 3 दिनों के लिए। मैं उस समय जिला सेक्रेटरी था। चौधरी चरण सिंह को अटेंड हम ही करते थे, अटेंडेंट हम ही थे। तो उनको बोध गया डाक बंगला में ठहराया गया था, और उनके साथ जब टहलने हम गए तो उन्हें बात बात में उन्होंने कहा कि क्या रामचंद्र, तुम किसानों से मेरी बात नहीं करवा सकते हो? हम कहा कि सर, बात तो करवा सकते हैं लेकिन कुछ समय चाहिए, आप 3 दिन के लिए अवे किए हैं। तो कहने कि ऐसा करो कि हम लास्ट डे चलना चाहते हैं सिरघाटी। कहाँ ले चलोगे? क्योंकि हमारा सब डिविजनल हेडक्वार्टर तो सिरघाटी है, आप वहीं चलिए। तो कहने कि ठीक है, चलेंगे। अब उस समय कोई कन्वीनियंस नहीं था, बस थी
या साइकिल थी। मोटरसाइकिल का तो नाम निशान नहीं था। मैं वहाँ से एक टूटी फूटी साइकिल लेकर के आया शेरघाटी। शेरघाटी में पर्चा छपवाते हम आए वहाँ से गया से। हैंडबिल। हाँ, हैंडबिल। अच्छा और जिम्मा दे दिया दीपनारायण जी को, अच्छा। ये जो मेडिकल हाँ हॉल जी वाले जी, हैं। दीपनारायण जी। तो दीपनारायण जी उस समय माइक से फुकवा दिए हाँ। चारों तरफ कि अमुक तारीख को एक्स प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह का भाषण रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में होगा। जी और लोगों से अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। जी। अब उस समय चौधरी चरण सिंह का इतना रुतबा था पब्लिक में और किसानों में, इतनी पकड़ और पहुंच थी उनकी कि नाम सुनते ही दीवाना हो जाता था लोग। जी। तो उनको कहा कि पिताजी, उनको हम लोग पिताजी प्यार से कहते जी। थे। उस समय भी करीब 89-90 साल के वो थे। सारे सोशलिस्ट के सीनियर लीडर, जूनियर लीडर, सब लोग पिताजी के नाम से ही उनको एड्रेस करते थे। अब उन्होंने कहा कि अच्छा, ये सुना है कि तुम्हारे गया जिला में गुड़ की मिठाई बनती है। ये गुड़ की तो बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, पर आप कौन मिठाई चाहते हैं? तो कोई बड़ा दिमाग पर जोर देकर उन्होंने कहा कि तिलकुट कहाँ मिलता है। हम कहा तिलकुट तो डंगरा में मिलता है, लेकिन खिलाओगे नहीं? हम कहा कि सर खिलाएंगे, ना कहने का तो सवाल नहीं था। और हम लोग तो चंदा पार्टी थे उस समय। मसरूर भी मेरे साथ थे। मसरूर से हमारी बहुत गंभीर दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। जब कभी शाम हो जाती थी, गुरुआ जाने का कोई साधन नहीं रहता था, तो मसरूर भाई का दौलत खाना ही हमारे लिए ठहराव होता था। तो हम कहा कि मसरूर भाई से, अब इतना बड़ा नेता जब इच्छा कर रहा है कि हम शेरघाटी चलेंगे तो क्या किया जाए? तो कहा कि आप भी बेवकूफ़ आदमी हैं, जो इतना बड़ा नेता चाह रहा है तो ज़रूर चलिए, हम लोग करेंगे उपाय। तो खैर उपाय किसी तरह से हो गया। बहुत भव्य मंच तो नहीं बना पाए हम लोग, लेकिन मंच बना। और पूरा रंगलाल हाई स्कूल का मैदान, मैंने कहिए कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ हो गई। तो जब उनको ले करके मैं चला बोध गया से, तो उन्होंने कहा कितनी दूरी है? तो मैंने झूठ बोला। मैंने कहा कि 25-26 किलोमीटर होगा। तो डोभी आते थे, कहने की अजी ये गाड़ी, सब तो VIP गाड़ी रहती थी, कहने कि ड्राइवर बोला कि सर 28 किलोमीटर तो हो गया। तो हम कहा कि सर थोड़ी दूर और, थोड़ी दूर और करते करते उनको हम रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में ले आए। जब उनकी बारी आई बोलने का, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जिला सेक्रेटरी जो है 1 नंबर का झूठा है। उनका हाँ उनका भाषण इसी से शुरू हुआ। इनके 1 नंबर का झूठा है, हमको 25 किलोमीटर कह के और यहाँ तक आते हैं तो हमको 48 किलोमीटर करा दिया ये। लेकिन ऐसा ही झूठा अगर हमारा हर कार्यकर्ता मिल जाए तो एक दिन वो दूर नहीं है कि लाल किला पर हमारा झंडा फहराएगा। क्या बात है, क्या एंगल दिया उन्होंने। हाँ, कहा कि इसको हम कहा था, और परसों एक दिन बीच में अंतराल मिला, एक दिन के अंदर आप सबों को यहाँ हाजिरी करवा दिया। तो आप सबों के साथ साथ हम अपने कार्यकर्ताओं को, और ख़ास करके रामचंद्र जी का हम शुक्रगुजार हैं कि इतने बड़े तादाद में किसानों से हमको मुलाकात करा दिया। और उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान के हर कोने में इसी तरह का झूठा कार्यकर्ता मिले जो किसानों के बीच हमको ले जाए। तो सर लेकिन मसरूर आलम साहब से आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, आप लोगों ने साथ संघर्ष किया, लेकिन जब चुनाव में आप दोनों सामने आए, आपके ही जनता दल का टिकट काट कर मसरूर आलम साहब को टिकट मिल गया, फिर आप निर्दलीय मैदान में आ गए और उस समय काफ़ी सपोर्ट आपको मिला और आपने फिर उनको पराजित किया। और उस समय जब जनता दल की तूती बोल रही थी तो उस समय भी उनकी टिकट से हार हो गई और आप निर्दलीय जीत गए। ऐसी परिस्थिति कैसे बनी? और फिर आप दोनों दोस्त जब आमने सामने आए चुनाव मैदान में, तब क्या स्थिति बनी? असल बात है, देखिए जनता में आक्रोश हो गया। हाँ,
जनता में आक्रोश इस बात का हो गया, हमको नॉमिनेशन करने के लिए कहा गया। उस समय सिंबल के साथ नॉमिनेशन नहीं होता था। आप नॉमिनेशन कर दीजिए, पार्टी का नाम भर दीजिए, इसके बाद जिसके नाम से सिंबल रिटर्निंग अफसर को मिलता था उसको वो कैंडिडेट डिक्लेयर करता था। तो पहले हमको लालू यादव ने कहा कि जाकर के आप नॉमिनेशन फाइल कर दीजिए। हम नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया। और अब नॉमिनेशन फाइल करने के बाद राजनीति में तो दुश्मनों की कमी नहीं होती है। एगो सरफराज आलम थे यहाँ के गिरिडीह के, और एक होते मुमताज़ अंसारी, हाँ मुमताज़ अंसारी, और एक राजेश कुमार। जैसे कहावत है ना कि सबसे कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वाले कि हम हैं अनाड़ी। हम लोग अनाड़ीपन में रह गए, उतना चुगली चाय करने की आदत नहीं थी। सीधा सीधी राजनीति करते थे, नेता जो आदेश किया उसको पूरा करते थे। तो फिर निर्दलीय कैसे जीते आप? जीत कैसे हो गई आपकी जब टिकट से आप नहीं जीत जनता पाते? में गुस्सा हो गया बहुत। हाँ। जनता में बहुत गुस्सा हुआ, और चूँकि सभी जाति के लोग, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड, सभी जाति के लोगों में लगा कि हमारे क्षेत्र में एक लड़का पनप रहा है राजनीति में, इसको टिकट दे करके हटाया जा रहा है फिर काट करके। तो गुस्सा बहुत काफ़ी हो गया। फिर आप निर्दलीय जीते तो उस समय के राजद में ही चले गए, जनता दल में ही चले गए थे जीतने के बाद। वो तो अपनी पॉलिसी थी, इसलिए कि हाँ। निर्दलीय लोगों का विधानसभा में कोई अपना वजूद नहीं रहता है। या यूँ समझिए कि हमने सोचा कि सरकार से उसी मूल के हम हइये थे, उसी धंधौर के बय हइये थे, उसकी सरकार बनी। तो हम लालू यादव ने कहा कि रामचंद्र भाई इन्होंने कहल रहो चलाओ साथ, हम इनकार नहीं किया, चले गए। और रहे तो लालू यादव के साथ रहने से निसंदेह लालू यादव हमको बहुत सम्मान भी दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये नहीं, वो भी सोशलिस्ट विचारधारा के थे, जिस विचारधारा से आप आए थे तो मैं मैच करता था विचारधारा। उन्होंने सम्मान भी दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमको सोशलिस्ट का बहुत बड़ा प्रवक्ता वो मानते थे। और नज़ीर के लिए हम आपको बतावें कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो 26 जून 1998 को ये मुख्यमंत्री बनी थी, और 28 जून या 29 जून को अविश्वास प्रस्ताव आया विरोधियों की ओर से। तो पैरवी करके, मतलब लालू जी तो मुख्यमंत्री थे नहीं, राबड़ी देवी हो गई थी। तो राबड़ी देवी के चैम्बर में ही बैठे हुए थे लालू जी, और वहाँ से उन्होंने पुर्जा भेजा कि रामचंद्र सिंह को बोलने के लिए टाइम दीजिए। वो अध्यक्ष के पास पुर्जा गया, तो अध्यक्ष ने मेरे लिए भी टाइम अलॉट किया। तो हमने कहा, जब मेरी बारी आई तो मैंने, राजद में तो कोयरी समाज से सबसे बड़े नेता मगध में आप माने जाते थे, उनकी निगाह में भी थे। और ना आज भी वही बात है, आज भी वही बात है। तो जब मेरी बोलने की बारी आई, आज भी मतलब अगर देखा जाता है तो कोयरी समाज में मगध के सबसे बड़े नेता के रूप में आप। हाँ, निसंदेह हार जीत तो अपनी जगह पर है। तो जब मेरी बारी आई बोलने के लिए तो हमने कहा कि अध्यक्ष महोदय, कुछ घटनाएं बिहार और हिंदुस्तान में ऐसी घटना घटी जो बिल्कुल लासानी है, जिसका कोई मिसाल नहीं है। यही बात इस सामने बेंच पर जो लोग बैठे हैं उसमें, सामने बेंच में अपोजिशन बेंच पर भाजपा बैठा करती थी, इन लोगों को पसंद नहीं है। पहली बात तो अनुचित ये हुआ इन लोगों की दृष्टि में कि भारत का सर्वोच्च कुर्सी जो है से महादलित को मिला, KR नारायण साहब राष्ट्रपति हो गए। और दूसरी लासानी घटना ये हुई कि बिहार की कुर्सी पर एक गोईठा पाथने वाली की बेटी बैठ गई। ये दोनों बात ये भाजपा पार्टी वाले लोग जो हैं, जय श्री राम कहने वाले लोग हैं, इन दोनों को ये बात पच नहीं रही है। और ऐसे राबड़ी देवी कितनी पढ़ी हैं, योग्यता पर कहा जा रहा है, तो हमारे के यहाँ तो हिस्ट्री भी है, तारीख भी है कि हमारे के यहाँ सरदार हरिहर सिंह 7वीं पास थे और मुख्यमंत्री बने।
और उसे 2 क्लास ही कम पढ़े हुए हैं राबड़ी देवी, तो क्या फ़र्क पड़ता है, 5वीं है वो 7वीं थे। चलिए सर, हम आपसे बात, बहुत सारी जानकारी आपसे मिल रही है, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत कुछ जान पा रहे हैं, लेकिन हम अपने बातचीत को समेटते हैं और एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछते हैं कि आप जब से राजनीति में आए तो वो आपकी जो राजनीति थी वो सिद्धांत की राजनीति थी। जब आप राजनीति में आए तो सिद्धांत वाली राजनीति से आए, लेकिन जब आप समय के साथ आप भी ऐसा लगा कि आप उसी रंग में रंग रहे हैं जो वर्तमान की राजनीति है। मतलब आप राजद से जदयू में गए, जदयू के ज़िलाध्यक्ष बनाए गए, जदयू से भी टिकट आपको नहीं मिल पाया, वहाँ से अलायंस भाजपा का था तो गुरुआ से भाजपा को टिकट मिल गया, वहाँ भी आपका मोह भंग हुआ। अभी भी आपने वर्तमान में भी कहीं पार्टी बदल दी। तो ये इतना सिद्धांतवादी इंसान फिर समय के अनुसार कैसे बदलता चला गया, कारण क्या हुआ? नहीं, हमको ऐसा लगा ना कि देखिए आजकल हमको इस बात का इल्म नहीं था कि राजनीति में कोई निकट संबंधी का होना बड़ा ज़रूरी है, ये बात मैं नहीं समझता था। और उपेंद्र नाथ वर्मा जी हमको यूज तो करते थे। उपेंद्र नाथ वर्मा के बाद जितना जो भी उनका जन आधार था वो सब आधार शिफ्ट होकर के मेरे पास चला आया। अब तो सिंबॉलिक रह गया था, उनकी पूरी राजनीति जीत हार की जिम्मेवारी मेरी रहती थी। लेकिन समय के साथ साथ उनके यहाँ झगड़ा होने लगा मेरे नाम पर। उनके बेटे नकारा थे, पतोहू नकारा थी। और राजनीति में देखिए कोई न कोई कोय्या होता है, कोय्या जिसको कहते हैं, कुछ कहिएगा उसको, कुटना। एक डॉक्टर था मवेशी डॉक्टर, जिसको आप लोग जानते हैं, एक बार गुरुआ से लड़ा भी था यही नीतीश कुमार के टिकट से। हमको टिकट दे करके छीना गया 98 में, जदयू से। हाँ, हमको टिकट दे के छीना गया। 98 नहीं था, 2001 था जी। और उसको टिकट दे दिया गया। उस समय की जो एनडीए जो बनी, एनडीए में तत्कालीन जनसंघ, इसके बाद रामविलास पासवान जी का था की पार्टी थी, और समता पार्टी नीतीश जी का, ये सब एक होते होते मर्जर की पूरी व्यवस्था हो गई थी। लेकिन ठीक जो उसी समय कन्वीनर जो इसके थे, कर्नाटक के रहने वाले थे RK हेगड़े, बहुत बड़े नेता थे समाजवादी जी। तो उन्हीं के नेतृत्व में सभी पार्टियों को इकट्ठा होना था। लेकिन संयोग बस उनकी मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गया। और फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि जिसका जिसका कैंडिडेट जीता हुआ है वो अपना अपना सिंबल दे सकते हैं, और बाद में हम लोग फिर डिसाइड करेंगे कि कौन लड़ेगा कौन हटेगा। सर, हम आखिरी सवाल के, बिहार के सारे बड़े नेता आपको जानते हैं, लालू यादव जी हों, राबड़ी जी हों, तेजस्वी यादव हों, नीतीश कुमार जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, ये तमाम जो बिहार के बड़े लीडर हैं वो सब आपको सम्मान करते हैं, जानते हैं। अभी वर्तमान में आप अपना राजनीति में भविष्य किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हमको तो लगा कि हम गार्जियन विहीन हैं, कोई आदमी हमको तरजीह देने के लिए तैयार नहीं है। काम लेना चाहता है सब कोई, लेकिन कुछ देना नहीं चाहता है। लालू यादव भी हमको अपने साथ मिलाए थे, उन्होंने कहा था कि हम कुछ करेंगे, लेकिन उनका पीरियड भी बीत गया और कुछ नहीं कर सके। फिर मेरे मुकाबले शकील साहब को खड़े किए, फिर मैं निर्दलीय ही रह गया। एक बात जानिए कि जो आदमी चुनाव जीतता है और जीतने के 5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है, हर आदमी को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। कभी हिंदू वर्ग के लोग कहते थे मुसलमानों से ज़्यादा अटैच्ड है, मुसलमान कहते थे हिंदुओं से अटैच्ड है, और आम हिंदू कहता था कि कोयरी लोगों से अटैच्ड है। इधर के कहते हैं कि तू उधर का है, उधर के कहते हैं ये तो उधर का ही है। हाँ हाँ, मैंने इस फेरे में हमारे मुकाबले शकील साहब लड़े और शकील साहब हमसे लगभग 5000 वोटों से जीत गए। फिर भी
देखिए, जो पॉलिटिशियन होता है। अच्छा सर, क्या तमन्ना रह गई आपकी राजनीति में? ठीक है, टिकट मिलना ना मिलना, जीतना हारना, विधायक तो आप एक बार बने ही बने। ऐसा कुछ रहता है कि हम काश के ये बनते। जैसे मैं कुछ कुछ नेताओं को देखता हूँ कि बहुत बड़ा पद मिल गया, लेकिन उनको लगता है काश कि मैं एक बार एमपी बन जाता, एक बार केंद्र की राजनीति में चला जाता, एक बार मैं एमएलसी बन जाता, एक बार किसी संस्था में मैं इस पद पर पहुँचता। एक मन में कुछ हो। आपके दिल में ऐसा कुछ रहा कि काश कि मैं ये बनता? नहीं, जिज्ञासा तो थी कि जिंदगी के अंतिम पड़ाव में हम नेशनल राजनीति में जाएं। अच्छा। लेकिन अभी जो पार्टियों का तालमेल होता है, उसमें हमको नहीं लगा कि कहीं से कोई गुंजाइश है। चाहे हम लड़ भी सकते हैं तो औरंगाबाद के अलावा कहीं लड़ नहीं सकते। और औरंगाबाद, अब हम जिस नेता ने हमको दावत दिया कि आप मेरे साथ। औरंगाबाद तो एक अनार और 100 बीमार वाली हालत है वहाँ। हाँ, इसलिए हमने उसको फॉरगो कर दिया। हम जानते हैं कि ये बेकार मुँह छानना है, मांगना है, मांगने से भी कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो कभी कभी इशारों में मोहब्बत कब हो जाती है, जब कभी लड़का भी इशारा करे, कभी लड़की भी इशारा करे, तो इशारा करते करते कोई न कोई एक पॉइंट तो आ ही जाता है जहाँ पर दोनों का समागम हो जाता है जी। कभी कभी मोहब्बत में ही रह जाती है, और न कभी तो निकाह भी हो जाता है जी। तो सिमिलर टोन में मांझी जी से मेरा मिलना जुलना हुआ। उनकी बातचीत से कुछ ऐसा किसी बोर्ड के चेयरमैन बनने का भी सपना रहा क्या आपका? नहीं, वो तो नहीं कुछ मिल रहा है तो क्या करते हैं। अच्छा। लेकिन वो भी नहीं मिला जी। अभी का भविष्य बताइए सर, अभी जो वर्तमान है आपके सामने, अभी अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आप? अभी तो देखे, मांझी साहब ने हमको बड़ी सम्मान के साथ बुलाया और उन्होंने कहा कि आप महागठबंधन के समय उनके साथ जुड़े थे या जब नहीं वो नहीं, एनडीए में चले गए? अभी पिछले 16 तारीख को। अच्छा, जब वो एनडीए में चले गए तब? हाँ, एनडीए से हट, हाँ एनडीए में चले आए और गठबंधन से हट गए। तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र बाबू कहाँ भटक रहे हैं, आप मेरे साथ राजनीति करिए। मैंने पहले तो इशारों में बात किया, जब मोहब्बत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मुंह खुल जाता है। तो हमने कहा कि इसे मांझी साहब, हम आपके साथ आना भी चाहते हैं और आपकी ओर से संकेत भी है, तो हमको वंस फॉर लास्ट गुरुआ ही लड़वा दीजिए। तो बीजेपी भी कहेगी कि हमारी पुरानी दावेदारी है, तब क्या करेंगे आप? देखिए, मैं ज़बरदस्ती लोजपा भी कहेगा कि मेरी भी दावेदारी है। ज़बरदस्ती मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मांझी जी का दिया हुआ आश्वासन सही निकला तो मैं चुनाव हम के उम्मीदवार बन के लड़ूंगा एनडीए की तरफ से। चलिए, ये तो आपके 50 साल के सफ़र को आपने एक तरह से कहें उसका सारांश सुना दिया मुझे। जो नए जनरेशन है, जो नए लोग हैं, नए युवा हैं जो राजनीति में आ रहे हैं, और जो वर्तमान हालात है, कब कौन किधर चला जाए इसमें कार्यकर्ता परेशान हो जाते हैं, कब कौन इंडिया में चला जाए, कौन एनडीए में चला जाए, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? नहीं, ऐसे लोग बहुत हैं, कुकुरमुत्ता की तरह ऐसे नेता पैदा हो रहे हैं, और सब के पीछे एक ही मंशा है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्जन करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हड़पने। अभी के जो न्यू जनरेशन के लड़के आ रहे हैं वो किसी सिद्धांत से लैस नहीं है, किसी विचारधारा से लैस नहीं है, सोशल सर्वेंट बने इसकी लालसा नहीं है। उनकी लालसा है कि मोर एंड मोर वेल्थ एंड मनी अर्न करना चाहिए, और राजनीति को यही साधन बना लिया लोग, जिसमें हम खप नहीं पा रहे हैं। हम वैसा हो भी नहीं सकते हैं। जब जवानी में कुछ नहीं किया तो अब ये इस अवस्था में हम बेईमानी करके धन कमा के क्या करेंगे। हमारी लायबिलिटी भी बहुत कम है जी। एक मैं हूँ, एक मेरी पत्नी है, एक मेरी बेटी है जी। और ऐसे तो ऐसे समाज में तो चाहने वाले बहुत लोग हैं आपके? नहीं, समाज में चाहने वाले अभी बहुत लोग हैं, हर जाति हर वर्ग के लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और लोगों का कहना है कि आपने अच्छा किया है। बिल्कुल। मांझी जी के साथ जीवन भर की ये पूंजी है, लोग कहते हाँ हैं। हाँ, तो मांझी जी के साथ जाने को कोई बुरा नहीं कहा, जी। सबों ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। और मांझी जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं रामचंद्र सिंह को एक बार विधानसभा दिखवाना चाहता हूँ, विधायक बना के ले जाना चाहता हूँ। और उनका यही आश्वासन था, और बेचारा क्या करे, लिखित एग्रीमेंट तो होता नहीं है। बहुत लोग कहने कि उस समय बदल जाएंगे, तब हम कि बदल जाए तो बदल जाए। जब लगभग 5,000 लोगों के बीच में उन्होंने कहा कि रामचंद्र बाबू को हम विधायक बनते हुए देखना चाहते आप तो हैं। पहले भी बन चुके हैं सर, आप तो नया नहीं रहेगा आपके लिए विधानसभा देखना। नहीं, लंबा इंटरवल हो गया ना। अच्छा, लंबा इंटरवल हो गया जी। हाँ, चलिए। लेकिन उन्होंने आश्वासन किया, और हमको और हमारे लोगों को उनके आश्वासन पर भरोसा हुआ, और सबों ने हमको ओके किया। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी।